डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल की परिभाषा को देखने से पहले भूगोल की परिभाषा को देख लेना उचित रहेगा। भूगोल में मुख्य रूप से यदि देखें तो भूगोल में पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण अध्ययन किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय पर्यावरण तथा इन दोनों में पाई जाने वाली अंतःक्रिया के कारण से विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं और इन्हीं विभिन्नताओं का अध्ययन हम सामान्य रूप से भूगोल में करते हैं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में सामान्य रूप से पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन हम मुख्य रूप से करते हैं। भौतिक भूगोल की परिभाषा में हम सर्वप्रथम आर्थर होम्स महोदय की परिभाषा को लेते हैं। इस परिभाषा में आर्थर होम्स ने भौतिक भूगोल, भौतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल का अध्ययन है। आर्थर होम्स की इस परिभाषा में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हम भौतिक भूगोल में पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते हैं, 1 नंबर। 2 नंबर, पृथ्वी के धरातल पर जो स्थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल पाया जाता है उनका क्रमशः हम अध्ययन करते हैं। एक दूसरी परिभाषा के अंतर्गत यदि हम लोबेक महोदय की परिभाषा को लेवें, लोबेक ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि जिस प्रकार से भूगोल में पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का ही अध्ययन करते हैं तथा इस भौतिक पर्यावरण में जो अंतर्क्रियाएं पाई जाती हैं उन अंतर्क्रियाओं के कारण से पृथ्वी के धरातल पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसका अध्ययन हम मुख्य रूप से भौतिक भूगोल में करते हैं। इन परिभाषाओं के बाद में जब तक हम स्टेलर महोदय, जिसने अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम न केवल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, न केवल भौतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, बल्कि भौतिक भूगोल उस समय तक अधूरा रहेगा जब तक हम भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय संबंधों का अध्ययन हम नहीं कर लेंगे। स्टेलर महोदय ने सर्वप्रथम भौतिक भूगोल की परिभाषा में मानव शब्द को शामिल किया है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर भौतिक पर्यावरण के तत्व मानव के द्वारा अत्यधिक प्रभावित होते हैं और जिसके कारण से यहाँ पर जैविक तत्वों तथा भौतिक पर्यावरण के तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाना आवश्यक रहेगा। इसके अंतर्गत स्टेलर महोदय ने इन संबंधों को 2 संदर्भों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें एक तो समय के साथ अंतर संबंध, दूसरा स्थानिक संबंध। भौतिक पर्यावरण तथा मानव के मध्य जो अंतर संबंध हैं वो समय के साथ निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। इसके साथ साथ ये संबंध स्थानों के अनुसार भी बदलते रहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में, जिसे हम शिकारी अवस्था के रूप में जानते हैं, उस अवस्था में मनुष्य जंगलों में नग्न अवस्था में विचरण करता रहता था तथा अपना जीवन यापन
शिकार से प्राप्त उत्पादों पर अपना जीवन निर्वाह करता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, पशुओं को मारकर प्राप्त किए गए मांस से जब मनुष्य का भरण पोषण संभव नहीं हुआ, उस स्थिति में मनुष्य को मजबूर होकर के पशुओं को मारने के स्थान पर उनको पालने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जैसे ही मनुष्य को पशुओं को मारने के स्थान पर पालना प्रारंभ किया, वहीं से पशुपालन की अवस्था प्रारंभ होती है। इस अवस्था में मनुष्य ने पशु उत्पादों के द्वारा अपना जीवन निर्वाह किया। इसके बाद में जैसे ही जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, पशु उत्पादों से मनुष्य का भरण पोषण नहीं हुआ, तो मनुष्य ने जंगलों में उन पौधों को ढूंढना प्रारंभ कर दिया जो मनुष्य के खाने के काम आते हैं। धीरे धीरे जैसे ही ऐसे पौधों की जानकारी मनुष्य को हुई, उन पौधों को मनुष्य ने किसी स्थान विशेष पर उगाना प्रारंभ कर दिया और यहीं से ही कृषि अवस्था प्रारंभ हुई। उसके उपरांत जैसे ही तकनीकी ज्ञान या औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद में आधुनिक अवस्था प्रारंभ हुई। तो यह एक प्रकार से इस तथ्य को समझने के लिए आवश्यक है कि किस प्रकार से मनुष्य समय के साथ प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अपनी अंतर संबंधों को निरंतर बदलता रहा है। दूसरे रूप में मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के जो संबंध हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। इसे भी हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यदि मैदानी भागों को हम देखें, मैदानी भागों में धरातल समतल रहता है, उपजाऊ रहता है, भूमिगत जल पर्याप्त रहता है। ऐसी स्थिति में मैदानी भागों में कृषि की अधिकता रहती है। इसके साथ साथ यदि हम रेगिस्तानी भागों को देखें, वहाँ पर धरातल भी असमतल रहता है, धरातल पर बलुई मिट्टी रहती है, वर्षा की कमी रहती है, तापमान ज़्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में मरुस्थलीय भागों में कृषि संभव नहीं हो पाती है, जिसके कारण से मनुष्य अपने भरण पोषण के लिए पशुओं को चराना प्रारंभ कर देता है। तो ये उदाहरण इन तथ्यों को समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि किस प्रकार से भौतिक पर्यावरण और मानव के संबंध निरंतर समय और स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के धरातल पर जीवन मंडल का अध्ययन करते हैं। जीवन मंडल या जीव मंडल, जहाँ पर वनस्पति, मानव एवं जीव जंतु रहते हैं, इस जीव मंडल पर या इस जीव मंडल का विकास उस भूभाग में रहता है जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल मिलते हैं। जीवों को रहने के लिए स्थल मंडल के माध्यम से जहाँ धरातल उपलब्ध हो जाता है, पीने के लिए पानी मिल जाता है जलमंडल के द्वारा, तथा वायुमंडल के माध्यम से ऑक्सीजन तथा अन्य गैसें उपलब्ध हो जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र में जीवों का विकास हो जाता है और इस जीव मंडल का अध्ययन ही हम मुख्य रूप से भौतिक भूगोल में करते हैं। यह जीव मंडल पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के साथ साथ बाह्य शक्तियों द्वारा भी प्रभावित रहता है। जहां आंतरिक शक्तियां, जिसमें चाहे हम भूकंप हो, ज्वालामुखी हो या विवर्तनिक घटनाएं हो, जो धरातल को सामान्य रूप से असमतल करती रहती हैं, विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण करती रहती हैं, वहीं बाह्य शक्तियों के रूप में सूर्य ताप से उत्पन्न अपर्दन और अपक्षय की क्रियाएं, जिसे हम सामूहिक रूप से अनाच्छादन के नाम से जानते हैं, ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं को समतल करने का प्रयास करती रहती हैं। अतः भौतिक भूगोल में हम मुख्य रूप से इन्हीं भौतिक पर्यावरण और मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, जो समय और स्थानिक संबंधों के अनुसार हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं।